Let us take today's topics. First one is distillation, fractional distillation, separating components of air, purification of drinking water, crystallization, physical and chemical changes. First of all, distillation. Distillation is that process by which we can separate the mixture of miscible liquids. Student, I will explain it with the help of an example. Uh, Take an example of water and acetone. सबसे पहले मैं आपको एसीटोन के बारे में बताना चाहूँगा. एसीटोन इज यूज्ड in our homes to remove the nail polish or used as thinner. So this acetone by chance mixed with water. Now how to separate this acetone? Keep in mind the boiling point of acetone is 56 degrees Celsius and boiling point of water is 100 degrees Celsius. एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये प्रोसेस तब यूज करेंगे जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है. जैसे कि एल्कोहल, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये काफ़ी कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे. लेट अस टेक दीज वन बाय वन. सो फर्स्ट, डिस्टिलेशन प्रोसेस का ये सेटअप है. आप इस सेटअप में देखें, दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क. इस फ्लास्क में हम मिक्सचर को डालेंगे, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन. और फिर इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ थर्मामीटर लगा है. थर्मामीटर इज यूज्ड to measure the temperature of vapors, the vapors which are coming out. उसका टेम्परेचर आप इस थर्मामीटर से मेजर करेंगे. इस सेटअप को फिक्स किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंड. देन ये इस ट्यूब में से बाहर डिलीवरी ट्यूब जो निकल रही है, इस डिलीवरी ट्यूब के सराउंडिंग में एक कंडेंसर लगाया गया है जिसमें कोल्ड वाटर घूमता रहता है और ये इस ट्यूब को ठंडा रखता है, बाहर से इस ट्यूब को ठंडा रखता है. अब होता क्या है, when the mixture is heated and the temperature of mixture rises up to 56 डिग्री सेल्सियस, तो आप समझ सकते हैं एट 56 डिग्री सेल्सियस वो लिक्विड बाहर आता है जिसकी वेपर्स आसानी से बन सकती हैं. तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होने के कारण इसमें सबसे पहले एसीटोन की वेपर्स ऊपर आएंगी और वो इस डिलीवरी ट्यूब से जब पास होंगी, यहाँ कंडेंसर में जो ठंडा पानी है वो वेपर्स को लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा और लिक्विड जो है वो यहाँ इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा. तो एसीटोन का जो लिक्विड है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. दूसरा है वाटर. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होने के कारण वाटर की वेपर्स यहीं घूमती रहेंगी और वो ज़्यादा ऊपर राइज नहीं हो पाएंगी. और आफ्टर सम टाइम when we switch off this burner, sorry, put off this burner, and then we will get the liquid water again. So liquid water here and acetone liquid here. Let us take this second. This is the fractional distillation. Students, all the setup is same just like distillation. Only one additional setup is there. This is the fraction. इस फ्रैक्शन में हम ये प्यूमिक स्टोन यहाँ पे ऐड करते हैं और इनका क्या फंक्शन है अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे. और फिर इसके बाद थर्मामीटर है, थर्मामीटर के साथ ही यहाँ डिलीवरी ट्यूब है और यहाँ लिक्विड को इकट्ठा किया जाएगा. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, जब मिक्सचर को यहाँ पे हीट किया जाएगा तो सबसे पहले किस लिक्विड की वेपर्स राइज करेंगी? क्या उस लिक्विड की जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? जस्ट थिंक, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं. यहाँ पे एल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है और पानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसका मिक्सचर लिया है. तो आप समझ सकते हैं जब इसमें आप बर्नर से हीट देंगे तो बर्नर की हीट के कारण सबसे पहले टेम्परेचर पहुंचेगा 70, फिर धीरे धीरे हो जाएगा 78 और 78 डिग्री सेल्सियस पे किसकी वेपर्स बनने वाली हैं? एल्कोहल की. एल्कोहल की वेपर्स
क्योंकि अल्कोहल पूरी तरह से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, और उसकी सबसे ज़्यादा वेपर्स बनेंगी, तो मैक्सिमम वेपर्स जिसकी होंगी वो इजीली वो वेपर्स यहाँ से पास आउट कर जाएंगी प्यूमिक स्टोन के बीच में से, एंड these vapors can be collected here. While the water, उसकी वेपर्स भी यहाँ पे बनेंगी, that vapor will rise up, कुछ पानी की वेपर्स भी 78 पे बनेंगी और डेफिनेटली वो राइज करने की कोशिश करेंगी, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग हेयर their kinetic energy will be lost. So water vapors, after losing their kinetic energy and heat, then they will fall back into the same container. In this way we can separate two liquids. अगर ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड्स हों, मान लेते हैं मिक्सचर में 3 या 4 लिक्विड्स हैं, तो ये कॉलम और बढ़ा देंगे और यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब्स के लिए अलग अलग आउटलेट लगाकर आप बॉइलिंग पॉइंट्स के अनुसार उसको सेपरेट करते रहेंगे। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसकी वेपर्स पहले बाहर आएंगी, एंड आफ्टर दैट दिस सेकेंड लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लो, सॉरी हाई। द नेक्स्ट, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके हम एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करेंगे। यू नो, एयर कंसिस्ट ऑफ सो मैनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर इज कंप्रेस्ड एंड आफ्टर कंप्रेशन इट इज कंडेंस्ड। कंप्रेशन के लिए हाई प्रेशर लगाएंगे, एयर पे हाई प्रेशर, और कंडेंस किया जाएगा, फिर उसको उसको ठंडा किया जाएगा। हाई प्रेशर और कंडेंसेशन से एयर बन जाएगी लिक्विड। अब इस लिक्विड एयर में ये सभी गैसेज हैं, पर ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है -196 नाइट्रोजन, ये सबसे पहले लिक्विड एयर में से इवेपोरेट होगी। उसके बाद आर्गन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ऑक्सीजन का है, वो सबसे लास्ट में इवेपोरेट होगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। सी हियर इट इज कंप्रेसर। यहाँ कंप्रेसर के द्वारा एयर को बिल्कुल कंप्रेस कर कर हॉट एयर में कन्वर्ट करेंगे। एयर अपने आप हॉट होने के बाद यहाँ से पास होगी, ये बड़ा चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसर। इन दिस कंडेंसर यू मे सी दिस कॉइल्ड पाइप। इस कॉइल्ड पाइप में से ठंडा पानी पास करते हैं ताकि हॉट एयर में जो जो वार्मथ है, उस वार्मथ को, उस हीट को ये पानी एब्जॉर्ब कर ले। अब हॉट एयर में से जैसे वो टेम्परेचर डाउन होगा उस एयर का, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। सॉरी, दिस लिक्विड एयर इज देन पास्ड टू सेपरेटर यहाँ, एंड इन दिस सेपरेटर देयर इज ए कॉलम वेयर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आती है, जिसको ड्राई आइस कहते हैं, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। अब बाकी जो लिक्विड एयर है दैट इज पास्ड टू द नेक्स्ट चैम्बर, और यहाँ एक्सपेंशन जेट है जिसमें इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट अप होने देंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, तो पहली कॉलम में से नाइट्रोजन, दूसरी में से आर्गन, और लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड स्टेट में यहाँ है, और ये भी इवेपोरेट हो सकती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस हम इसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। हर एक गैस को इस चैम्बर के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। द नेक्स्ट, नाउ जस्ट आई एम शोइंग सम इमेजेस। देखिए हेयर, ये था कंप्रेसर, यहाँ पे हॉट एयर आई, हॉट एयर ने आगे अपने आप को फिर इस चैम्बर में धकेला जहाँ पे कंडेंसर है जो एयर को कूल डाउन करेगा। लिक्विड एयर यहाँ इकट्ठी होगी, इसको सेपरेटर कहते हैं, एंड देन whole of the process you can see here this way। यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन है और बाकी जो हैं अलग अलग कॉलम से अलग हो चुके हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। So let us take the second process, the next process, purification of water. Students, you all know in our home the water is supplied, and that water comes through
म्युनिसिपैलिटी। हाउ म्युनिसिपैलिटी प्योरीफाई इट? देखिए, सबसे पहले रिजर्वायर होता है। फ्रॉम दैट रिजर्वायर वाटर इज कलेक्टेड इनटू ए बिग टैंक दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। जब उस टैंक में पानी को 1 या 2 दिन तक खड़ा रखते हैं तो क्या होता है, उसके जो सेडिमेंट्स हैं दे विल सेटल डाउन। अब सेडिमेंट्स में सैंड है, ग्रेवल है, ऑल दीज हैवियर पार्टिकल्स जो होंगे दे विल सेटल डाउन। अब थोड़ा सा क्लियर वाटर जो है दैट विल बी पास्ड टू नेक्स्ट चैम्बर, और इसको कहते हैं लोडिंग टैंक। इस लोडिंग टैंक में हम जनरली एलम या फिटकरी डालते हैं। वो क्या करती है, डस्ट के जो हल्के पार्टिकल्स हैं जो अपने आप सेटल नहीं हो सकते उनको भी सेटल होने में हेल्प करेगी। एंड नेक्स्ट, वो जो पानी है दैट वाटर विल बी पास्ड टू द नेक्स्ट, दिस इज फिल्ट्रेशन टैंक। इस फिल्ट्रेशन टैंक के थ्रू जब पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्टर होगा तो फिर ये आउटलेट है, इस आउटलेट से होकर वो नेक्स्ट जो अगला टैंक है जिसको क्लोरीनेशन टैंक कहते हैं, इस क्लोरीनेशन टैंक में वो इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेवल्स, फाइन सैंड, इट विल हेल्प इन ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्ट्रेशन ऑफ दिस वाटर। आप समझ सकते हैं नेचुरल प्रोसेस भी इनफिल्ट्रेशन जो होता है, तो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस ही यहाँ पे हो रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस ही है ये। और इसके द्वारा फिर पानी जो आया उसमें जो जर्म्स हैं they will be killed here by chlorine, and then the water is pure that can be used in our homes. Let us take the next, crystallization. It is that process in which we can get pure state of a salt. देखिए, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ मैं, कॉपर सल्फेट में जनरली क्या होता है, कुछ सोल्यूबल और कुछ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। अब सोल्यूबल इम्प्योरिटीज में हो सकता है कॉपर नाइट्रेट या थोड़ा सा दूसरा कोई किसी और सॉल्ट का कंपाउंड उसमें हो, ठीक है जी। पर हम चाहते हैं कि वो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को अलग कर ले। इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज भी कई बार होती हैं, सैंड, डस्ट, तो इस तरह से इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को भी अलग किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द प्योर स्टेट ऑफ दैट सॉल्ट एंड वी फॉर्म द क्रिस्टल्स। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाना चाहेंगे हम यहाँ पे। सो वी विल ऐड कॉपर सल्फेट इनटू दिस बीकर। ये जो आप बीकर देख रहे हैं इसमें पानी है और पानी में आप सॉल्ट को ऐड करते रहेंगे, कीप ऑन डिजॉल्विंग टिल इट बिकम सैचुरेट। उसके बाद आप इस पानी को थोड़ा फिल्टर करें। फिल्ट्रेशन के बाद सॉरी फिल्ट्रेशन के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर जो सैंड है या जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगी और बाकी जो लिक्विड है उसको आप हीट करेंगे। तो द नेक्स्ट इज हीटिंग। तो यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, लगातार हीट करेंगे और कुछ और सॉल्ट इसमें डिजोल्व करेंगे ताकि सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाए। और जब सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाए फिर आप पुट ऑफ द बर्नर एंड ब्रिंग दिस बीकर बैक। इसको ठंडा करें। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद आप देखेंगे एक लिक्विड सा बनेगा जो थोड़ा डेंस लिक्विड होगा, पर उस लिक्विड के नीचे कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे एंड दीज क्रिस्टल्स विल बी सेपरेटेड इन दिस वे। वी आर डूइंग डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में लिक्विड अलग कर लिया और बाकी जो सॉलिड रह गया दैट सॉलिड you can see here, this solid is called crystal of copper sulfate and these are pure state of the salt is known as crystal. Students, let us take the next, physical and chemical changes. You are very much familiar with these changes in our surroundings. So many changes are occurring. I am taking one of the example and this example is from a burning of candle. Burning of candle have two process simultaneously occurring in that process. देखिए, जब आप when you burn a candle, first the wax will melt. Melting of wax will produce liquid state of the wax. और जो सेकंड पार्ट है उसमें फ्लेम बन रही है, ठीक है। तो फ्लेम कि जो मतलब कि आउटलेट है, जो फ्लेम हमें दिख रहा है उस फ्लेम में एक केमिकल चेंज हो रहा है, पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज। सो बोथ ऑफ दीज हैव सम डिफरेंस। देखिए, मेल्टिंग
में कुछ भी नया नहीं बना, सॉलिड वैक्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, कोई नए कंपाउंड्स नहीं बने। बट हेयर इन बर्निंग प्रोसेस a lot of gas such as carbon dioxide or water vapors is produced, कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे। मींस जो वैक्स का जो फॉर्मूला है या वैक्स में जो जो कंपाउंड्स हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे। मींस जब न्यू कंपाउंड्स बने तो केमिकल चेंज है, और अगर ओरिजिनल कंपाउंड ही रहे तो फिजिकल चेंज है। So many examples are there, you will learn all about it. And student, one more thing, I have shared the PDF, you must go through that PDF, and after reading that, उसको समझने के बाद you must attempt the question